हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक चल रहा है इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड द डिफरेंशियल कॉस्टिंग। देखिए, एप्लीकेशंस में हमने आपको बार बार क्लियर किया है कि 10 मेन एप्लीकेशंस हमने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस की थी और 2 एप्लीकेशंस को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, अब फर्दर इसके एंड मैंने आपको ये भी शेयर किया कि कई जगहों पे इसका कई डिफरेंट वे में एप्लीकेशन है। मेनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर का कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है और कैसे इनके दोनों की मदद से हम डिसीजंस कर पाते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल ऑन योर प्रैक्टिकल लेवल कि आप क्या थिंकिंग कैपेसिटी ऑप्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड है हमारे सीक्वेंस में, कि हमें किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, आप ये डिसाइड करेंगे। फॉर्म को कई बार क्या है, वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही होती है। ठीक है, फिर भी उसे कुछ ऑफर्स आ जाते हैं। अब ऑफर्स आते तो वो कंफ्यूज होता है कि भाई अगर उसको पे अमाउंट ज़्यादा मिले तो उसे वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए क्या बेनिफिशियल है उसे देखना होता है। देखिए, ये फैक्टर्स कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है और भी कई क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि कहीं फ्यूचर अर्निंग पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कोई टेम्प्रोरी थिंग तो नहीं है। अगर आपने सेल प्राइस रिड्यूस किया तो उसके बाद एडिशनल यूनिट्स का क्या करेंगे, नए कस्टमर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे थियोरेटिकल रीजंस बहुत सारे इम्पैक्ट करते हैं, बट हम सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड देखेंगे अभी। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन चेक करते, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आपने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो होगा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे होगा ये कैलकुलेट, फर्म की अभी कोई एग्जिस्टिंग सेल होगी, क्योंकि वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो एग्जिस्टिंग कुछ सेल तो कर रहा होगा ना। तो फर्म अपनी एग्जिस्टिंग सेल से और जो नया ऑफर मिला है उसे, प्रपोज सेल ऑफर, उससे रिड्यूस कर देंगे तो आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करना है या इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बनाने पे आपके जो एग्जिस्टिंग सेल की वजह से कितना खर्चा आ रहा था, ठीक है, उसको रिड्यूस करेंगे प्रपोज से। सॉरी, ये भी रिवर्स्ड हो जाएगा, 1 सेकेंड, प्रपोज्ड माइनस एग्जिस्टिंग। ठीक है, ऐसे ही आपके प्रपोजल की वजह से आपका कॉस्ट कितना आया और एग्जिस्टिंग में आपका कितना कॉस्ट है, उससे आप उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो आपको क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल आपका किस इस डिसीजन मेकिंग से कितना खर्चा बढ़ सकता है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट को मैच करेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के साथ। ठीक है, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को, और अगर नहीं होती है तो रिजेक्ट कर देंगे स्ट्रेट अप। क्लियर है आपको? ठीक है, सो ऐसे ही आपको डिसीजन मेकिंग करने हैं कई सारे। ठीक है, अब ये तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन था। ऐसे कई बार फॉर्म के पास ऑफर आते हैं कि आपको प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहिए, मेक करना है, या बाहर से थर्ड पार्टी से परचेज करके आपको सेल कर देना है। जो फॉर्म के पास कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको ऐसे डिसीजन करना पड़ता है। ठीक है, और ये जनरली उन फॉर्म्स को डील करना पड़ता है जो असेंबलिंग का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पार्ट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि वो पार्ट्स को उसी टाइम पे भी सेल कर दे या उस पार्ट्स को और प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है, सो कई बार ये भी इसमें इस डिसीजन मेकिंग भी बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं कि आपका भाई बाहर से लोगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक है, सप्लाई लगातार आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं लेबर का कोई एडवर्स सिचुएशन नहीं हो जाए उसको मीट करना, फैसिलिटी कितनी मिल रही है बाय करने की। तो बहुत सारे थ्योरेटिकल फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, बट हमें क्या है, केवल कॉस्ट रिलेटेड फैक्टर्स को देखना है कि हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उसे देखना है। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग की टेक्निक हमें यूज़ करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आपको क्या करना होगा,
आपको परचेज करना है कि नहीं उसको टोटल करना होगा, परचेज को कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। परचेज के बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन, भाई आपको प्रोडक्ट देना भी होगा तो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, कोई इंश्योरेंस चार्जेस हैं उसको भी टोटल कर लेंगे आप, ऑर्डर करने का कोई कॉस्ट होगा उस कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ये सारे कॉस्ट को अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपको अगर बाहर से बाय करना है ऑल्टरनेटिव तो कैसा रहेगा, ठीक है। आपने स्ट्रेट अवे कॉस्ट की कंपैरिजन इसमें करनी है, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछेंगे। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, ठीक है, कैसे कैसे कॉस्ट गिवन होंगे, ठीक है। डिफरेंशियल वेरिएबल से रिलेटेड, लाइक कई बार क्या होता है आपका मटेरियल अलग दिया, लेबर ओवरहेड अलग दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया रहता है और क्वेश्चन की थ्योरेटिकली में उसकी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आप मेक करो कि आपकी मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्वियसली मेक करने पे इम्पैक्ट कर रहा होगा हम उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जो कॉस्ट कम हो, अगर बाइंग कॉस्ट आपका मोर है, ठीक है, देन टू मेकिंग द कॉम्पोनेंट, ठीक है, सो बेटर क्या होगा कि आप मेक करो, क्यों, क्योंकि मेकिंग का कॉस्ट आपका कम आ रहा है, बाइंग का कॉस्ट आपका ज़्यादा आ रहा है। और अगर आपका मेकिंग ज़्यादा पड़ रहा है, बाइंग आपको सस्ता पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप बाय करोगे, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उसके से करने से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो एक तरीके से संक कॉस्ट है, बेकार कॉस्ट है, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेक और बाय का डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है, क्योंकि हम प्रोसेस कर सकते हैं, या हम उसे सेल कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट जो है कंपनी से कई बार सेल किया जाता है पार्शली प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, या उसको कंपनी फर्दर प्रोसेस कर सकती है और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में सेल कर सकती है। तो कंपनी के पास ऑप्शन है, ठीक है, डिफरेंट, अगर कंपनी फिजिकल स्टेज को चेक कर पा रही है तो उसके पास ऑप्शन हो जाते हैं कंप्लीशन के बाद कि वो प्रोडक्ट को किस लेवल पे सेल कर। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ऑयल को रिफाइन करती है, वो वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकती है, कई उसको स्टेप पे कई प्रोसेस पे उसे स्टॉप कर सकती है और उसे सेल कर सकती है डिफरेंट वे में। लाइक कई बार वो फ्यूल ऑयल की तरह सेल कर सकती है, कई बार एज अ डीजल ऑयल सेल कर सकती है, कई बार एज अ कैरोसिन सेल कर सकती है ना। तो बहुत सारे इंटरमीडिएट लेवल पे, फिजिकल इंटरमीडिएट लेवल पे अगर वो फाइंडेबल है तो वो उसे सेल कर सकती है ना। और या तो वो फर्दर प्रोसेस करेगी उसके बाद एंड में सेल करेगी, है ना। तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्दर प्रोसेस करना उसके लिए सही होगा या एंड प्रोडक्ट सेल करना उसके लिए होगा, ठीक है। सो उस केस में क्या करेंगे, सारे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के साथ, ठीक है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का कंपैरिजन होगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट के साथ, ठीक है, ठीक है। ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे सारे कॉस्ट जो आपके इनकर्ड हो रहे हैं, ठीक है, बिफोर दैट सेलिंग और वॉट एवर द प्रोसेस, ठीक है, फर्दर डिसीजन, ठीक है। तो पहले जो पुराने कॉस्ट होंगे, जो ओल्ड कॉस्ट हैं, जो काम के लिए मतलब नहीं है, वो संक कॉस्ट माने जाएंगे, उसको उसका रिलेवेंसी नहीं लेना है, ठीक है। That means all the alternative incremental revenue that should be compared with the incremental cost after the decision point as all the cost incurred, ठीक है, before the sale or the process for the further decision, ठीक है, उसको sunk cost मान लिया जाएगा, that is irrelevant for you, ठीक है। तो जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे वो अडॉप्ट कर लेंगे, दैट मीन्स इंक्रीमेंटल को, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कंपेयर करते जाएंगे, जहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आता जाएगा, सॉरी, या प्रॉफिटेबल होगा, तब तक आप डिसीजन को एक्सेप्ट करते जाएंगे, ठीक है। सो विच ऑल्टरनेटिव, अगर आपको प्रोसेस से अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट करो और सेलिंग में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट करो, कंपेयर करो आपस में, जो बेनिफिशियल होगा वो अडॉप्ट कर लेंगे स्ट्रेट अवे,
ठीक है। ऐसे ही आपका कौन सी लेवल तक आपको एक्टिविटी का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कि कौन सी लेवल की एक्टिविटी। चलिए सेपरेटली बता देती हूँ, एक बार 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही आपने डिसाइड करना है ऐसे कि कौन सी लेवल तक आपका एक्टिविटी है। ये 6th पॉइंट है। ठीक है, कौन सी लेवल तक। तो इस केसेस में क्या होगा, सेम वे में कंपनी को मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट का एनालिसिस करना होगा। डिफरेंट लेवल ऑफ दी, हर लेवल ऑफ दी एक्टिविटी में उसको अपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेने होंगे। ठीक है, और जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके लिए इररिलेवेंट है ना, वो संक कॉस्ट है, वो आपके नए डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। लास्ट लेक्चर में, लास्ट अगर चैप्टर को आपने ध्यान से समझा होगा तो कंट्रीब्यूशन निकालते थे। तो जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, जो अच्छा है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो लेवल ऑफ द एक्टिविटी आपके लिए प्रेफरेबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो आता है, आपका परचेज करना है बिल्डिंग को या लीज पे लेना है, ये भी डिसीजन आप इंक्रीमेंटल के साथ कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी अदर क्राइटेरिया इम्पैक्ट करते हैं कि भाई वो अगर आपने कोई एसेट परचेज करनी है सेम, ठीक है, तो क्या वो एसेट फुल कैपेसिटी में यूज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्या वो पर्टिकुलर उस जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट ट्रैप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मार्केट में सेल हो पाएगी उससे कि नहीं हो पाएगी, है ना, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर डिसीजन क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के डिसीजन होगा। ठीक है, अदर फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर तो थ्योरेटिकल इम्पैक्ट्स कई सारे पड़ सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल इम्पैक्ट्स कई सारे पड़ सकते हैं। ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर एसेट को परचेज करना है या लीज पे लेना है। द बेस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, कि आपको बिल्डिंग परचेज करनी है या लीज करनी है, फिर दोनों ही ऑल्टरनेटिव का आप टोटल कर लेंगे कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जो है टोटल कर लेंगे फॉर बोथ ऑल्टरनेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, तो स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो रही है, तो इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आप उसके थ्रू एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही ऑल्टरनेटिव का जो है कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब दोनों ही अल्टरनेटिव का आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, उसको फिर आपने इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लिया दोनों ऑल्टरनेटिव का और उसको आपस में कंपेयर कर लिया। ठीक है, कंपेयर कर लिया, फिर आप देख लेंगे कि किस में आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है या किस में आपका कम खर्चा हो रहा है, उस ऑप्शन को आप अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ द क्राइटेरियाज। ठीक है, एंड देयर कैन बी n नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस। ठीक है, विच इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग, बट आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि आप कैसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट को समझ सकते हैं, उनकी मदद से कैसे क्वेश्चंस को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपको एप्लीकेशंस क्लियर होने चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, so I hope with this everything is clear with you. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. And with this we are end with the chapter with the topic of incremental analysis or the differential costing. Mainly आपको मीनिंग क्लियर कराना था, मैं आपको बहुत ही डिटेल में लेके गई हूँ, और आई होप अब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया हो कि आपने इंक्रीमेंटल एनालिसिस क्या होता है या डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, सो टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।